कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने गांधी एरा में चंपारण 1917 चंपारण मूवमेंट पढ़ा था। अच्छा, इसके मेन लीडर कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। अच्छा, ये किससे बेस्ड था? फार्मर्स पे बेस्ड मूवमेंट था ना। चंपारण कौन सा स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है? बिहार। इसमें लोकल लीडर कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और अगर मैं पूछूं आपसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और किस लिए फेमस है? फर्स्ट प्रेसिडेंट कब बने थे? 1950। कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के रेडी हुआ है? 26 नवंबर 1949। तो जब 1949 को बन के रेडी हो तो 1950 में कैसे प्रेसिडेंट बनेंगे? क्योंकि देखो, कोई भी चीज बन के तैयार होना और उसको वर्क में लाना यानी काम में लाना, वो आया 26 जनवरी 1950 को। तो इसीलिए हमारे प्रेसिडेंट बने वो 1950 में सॉरी। क्लियर? यहाँ पर एक चीज और कल मैंने बताई थी कि चंपारण मूवमेंट, पीछे से आवाज आ रही, क्लास के बाहर कर दूंगी। चंपारण मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट जो बेस्ड था वो नील पर बेस्ड था, फार्मर से रिलेटेड था। ये मूवमेंट चंपारण नाम की जगह पे हुआ था, इसलिए तो चंपारण मूवमेंट नाम दिया जाता है। समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर था ना? Yes, ma'am. ये मूवमेंट हुआ था 1917 में। चंपारण में लोकल लीडर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते इंडिया के। और इस मूवमेंट में मेन लीडर कौन था? महात्मा गांधी। ठीक है, सत्याग्रह वर्ड सबसे पहली बार यूज हुआ था चंपारण में। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडिया में सत्याग्रह वर्ड कब यूज हुआ था? तो 1917 चंपारण मूवमेंट। क्लियर? अब बात करते हैं 1918। कौन सा मूवमेंट था? मिल वर्कर मूवमेंट। ये जो मिल वर्कर मूवमेंट था, ये कहाँ पे शुरू हुआ था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कौन से स्टेट में आता है? गुजरात। वेरी गुड। अहमदाबाद में मिल वर्कर मूवमेंट, मिल वर्कर कुछ नाम से समझ में आ रहा है? मिल के वर्कर्स के लिए मूवमेंट था। किसके लिए मूवमेंट था? मिल के वर्कर्स के लिए। यहाँ पे कल मैंने एक चीज और तुम लोगों को बताई थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1914 से लेके 1919 क्यों बोला जाता है? क्योंकि वर्सराय ट्रेटी जो सिग्नेचर हुई थी, साइन हुई थी, वो जून 1919 में हुई थी। तो वर्सराय ट्रेटी के साथ ही ये तय हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। समझ में आया? तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है और कब तक चलती है? 1919 तक वर्सराय ट्रेटी के साथ खत्म होती है। अब देखो, ये मूवमेंट जो हो रहा है इसी के बीच का वो टाइम है। समझ में आ रहा है? ये मूवमेंट इन्हीं के बीच में का टाइम है। ये मूवमेंट क्यों हुआ, इसके पीछे की स्टोरी मैंने बताई थी तुम लोगों को कि प्लेग नाम की एक बीमारी आई थी। हाँ, जो चूहे से हो रही थी। जैसे अभी एक पैंडेमिक आई थी कुछ टाइम पहले, उस पैंडेमिक का क्या नाम था? उस पैंडेमिक का नाम था कोविड-19। 2019 में आई, 19 बोला जाता है, दिसंबर में आई थी। ठीक उसी तरह अगर मैं बात करूं कि जो प्लेग बीमारी आई थी, उसकी वजह से माइग्रेशन काफी तेजी से स्टार्ट हुई। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से प्रवास, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रवास, यानी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। ये नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव क्यों होगा? पैंडेमिक है या कोई वॉर है। पॉजिटिव क्यों है? हम हेल्थ के लिए छोड़ रहे हैं वो शहर या एजुकेशन के लिए छोड़ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव में आएगा। तो माइग्रेशन होना शुरू हो गया भाई कब? जब प्लेग नाम की बीमारी आई। प्लेग नाम की बीमारी आने की वजह से क्या हुआ? माइग्रेशन स्टार्ट। कहाँ से? शहरों से, यानी कि मैं कहती हूँ सिटीज से विलेज की तरह माइग्रेशन स्टार्ट हो गया। तो जितने वर्कर थे, बहुत क्लियर समझो, प्लेग की वजह से जितने वर्कर्स थे वो शहरों को छोड़कर गांव में शिफ्ट होने लगे। तो जब वो शहरों को छोड़कर गांव में शिफ्ट होने लगे तो वर्कर्स की कमी हो गई। तो मैंने कल तुम्हें एक मार्केट की बेसिक थ्योरी पढ़ाई थी और मैं कई बार उस चीज को पढ़ाती हूँ कि जब मार्केट में डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम तो प्राइस ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। बिल्कुल यही होता है, जैसे डिमांड बढ़ती है वर्कर्स की और सप्लाई बिल्कुल आधी हो जाती है तो उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती है एज अ बोनस के तौर पर। समझ में आया? उनको पूरा
100% बोनस दिया जाता है भाई कि आपकी सैलरी डबल कर दी गई है। मान लेते हैं अगर 500 है तो उसको 1000 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये बोनस इनको मिलता रहता है, लेकिन जब ये बीमारी खत्म हो जाती है तो जो वर्कर्स गए थे गांव वो वापस शहर आने लगते क्योंकि बीमारी खत्म हो गई। तो वो बोनस क्या करते हैं, क्योंकि अब डिमांड जितने की थी सप्लाई उससे दुगनी हो रही है। जितने वर्कर्स की डिमांड थी सप्लाई उससे ज्यादा होने लगी। सैलरी कम देंगे या ज्यादा कम देंगे। अब सीधी सी बात है, वो सैलरी क्या करने लगे, कम देंगे। कम देने लगेंगे। क्या हुआ, मैम बोनस जो दे रहे थे वो भी बोनस ही तो वो सैलरी ऐसा, अगर मैं बात करूँ ना सैलरी नहीं बढ़ाई थी उन्होंने, बोनस ही देके सैलरी को बढ़ा दिया था। तो यहाँ पे मैं बात करूँ उन्होंने बोनस देना बंद कर दिया, उन्होंने बोनस देना बंद कर दिया। अब जब क्या हुआ 1918 में बोनस देना बंद कर दिया गया। ये वो टाइम है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, यानी वर्कर्स की कंडीशन बहुत खराब हो गई। हेल्थ, एजुकेशन, इस पे वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि बोनस जो उनको 100% मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया। अब इन वर्कर्स ने क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट किया। मैंने कहा 17 में गांधी ने चंपारण सक्सेसफुल किया, तो इन वर्कर्स की नजर किस पे बनी, गांधी जी पर इनकी नजर पड़ी और इन्होंने गांधी जी से कहा भाई कि आप आइए और हमारे 1918 के मिल वर्कर मूवमेंट को लीड कीजिए। ठीक, और वो आते हैं यहाँ पे, ये तय करते हैं कि भाई ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट बिल्कुल सही मूवमेंट है। वजह क्या है, महंगाई बढ़ जाना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कोई भी वॉर होती है, एक चीज याद रखो, कोई भी वॉर होती है, उस वॉर की वजह से इन्फ्लेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ती, महंगाई की दर बहुत तेजी से बढ़ती। वजह, मार्केट में पैसा नहीं लगता, इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल लेते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ने लगते हैं, तो महंगाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सब बहुत सी ऐसी इश्यूज थे जिनकी वजह से वर्कर्स की कंडीशन खराब हुई, बहुत ज्यादा खराब होती चली गई। ठीक, तो इन्होंने गांधी जी से कहा आइए और ये तय कीजिए कि भाई हम जो बोनस मिल रहा था हमें वो बोनस मिलते। इन्होंने कहा 50%। देखो वर्कर्स ने कहा कि कितने % मिलना चाहिए बोनस, 50%। और जो मिल के ओनर्स थे उन्होंने क्या तय किया कि हम 20% देंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई, गांधी ने तय किया 35%। क्लियर, ये वो बोनस है 1918 में जो वर्कर्स मांग रहे थे और ये वो बोनस का परसेंटेज है जो मिल ओनर दे रहे थे। तो गांधी जी ने ये तय किया कि 35% मिलना चाहिए, जिसमें इनकी एजुकेशन, हेल्थ और फूड तीनों चीज आ सकती है। तो उनकी सैलरी के साथ 35% ये जोड़ दिया गया। तो ये मूवमेंट भी गांधी जी का क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। अब बात करते हैं 19 आपका 17 हुआ, 1918 मिल वर्कर मूवमेंट। अब क्या होता है 1919 रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या है भाई, ब्लैक एक्ट। क्यों ब्लैक एक्ट कहा जाता है इसको, 1919 में एक एक्ट आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लाई जिसे इंडियंस कहते थे ब्लैक एक्ट, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसी एक्ट की वजह से 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, इसी एक्ट की वजह से ये हुआ था। क्यों हुआ था बताया था मैंने मीटिंग में। देखो ये एक्ट क्या था जिसको लेके इतना बवाल मचा था। ये एक्ट ये तय कर रहा था कि आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर लें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, आपने भले आप, मैं कह रही कोई मार्च निकल रही है, मार्च मतलब है कोई रैली निकल रही है, आप उस मार्च के साइड पर खड़े, अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, ठीक, तो ना तो आप कोर्ट जाओगे, ना आपका कोई लॉयर होगा, ना आपकी कोई सुनवाई भी, सीधे आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। यानी अगर आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी करते हुए पाए गए तो सीधे आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं किया जाएगा आपके साथ, सीधे आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल क्या था, इससे इस एक्ट को लाने के पीछे का मोटिव क्या था ब्रिटिश कि इंडियंस डर जाए और किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट ना करें, ना ही कोई मूवमेंट को शुरू करें, क्योंकि उनके अंदर इतना डर बैठा दिया जाए कि भाई कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, सीधे आप जेल चले जाओ। समझ में आ रहा है? तो ये रॉलेट एक्ट था जिसको लेके एक अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट एक मीटिंग रखी गई थी। मैंने बताया था आपको, ये मीटिंग
13 अप्रैल 1919 को ये मीटिंग, इस मीटिंग में कोई भी वायलेंस नहीं था, कोई भी हथियार नहीं यूज हो रहे थे या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई नारे नहीं लगाए जा रहे थे। ये मीटिंग सिर्फ मीटिंग इसलिए रखी गई थी रॉलेट एक्ट को पब्लिक को समझाने के लिए। और ये मीटिंग कहाँ रखी गई थी? 13 अप्रैल जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब। समझ में आ रहा है? कहाँ पे? अमृतसर, पंजाब। गोल्डन टेम्पल कहाँ है? स्वर्ण मंदिर किसका है ये? जैसे तीर्थ स्थल हम लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ, जैसे केदारनाथ है नॉन मुस्लिम के लिए, मुस्लिम के लिए मक्का मदीना है, तो वैसे उनके लिए जो सिख है उनके लिए क्या है? गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है और जलियांवाला बाग भी अमृतसर में। ठीक, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अमृतसर में जहाँ जलियांवाला बाग है वो रास्ता काफी संकरा है, शार्प और पतला है। ठीक, तो जिसकी वजह से एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट है, कोई दूसरा गेट उस बाग में नहीं। 15 से 16 हज़ार लोग उस बाग में उस टाइम पे मौजूद थे जब मीटिंग हो रही थी। कितने लोग? 16,000 लोग उस बाग में उस टाइम पे प्रेजेंट टाइम मौजूद थे। और 303 बुलेट से फायर किया जा रहा था। जनरल कौन था? जनरल डायर। याद रखना ये नाम। जनरल डायरी वो बंदा था जिसने कमांड क्या ली थी? फायर। ना उसने कुछ पूछा, ना उसने कुछ वहाँ पे लोगों से ये जानने की कोशिश की कि यहाँ पे वायलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये किसकी है। उसने बस सीधे सीधे फायर का ऑर्डर दे दिया। अच्छा, ये किसके तहत उसने दिया? रॉलेट एक्ट। कि अगर आप कहीं भी कुछ अगेंस्ट करते पाते, यहाँ पे था कि आपको अरेस्ट करना है, इसने सीधे जान से मार दिया। एक्चुअल में क्या था? रॉलेट एक्ट में भी क्या था कि आपको क्या करना है? अरेस्ट करना, पनिशमेंट फांसी से जो मिलेगी वो चलेगा पर्सन। लेकिन इसने क्या तय किया? इसने क्या तय किया? डायर ने क्या किया आपके कि इसने पहली चीज की कि जो 13 अप्रैल 1919 उसमें जाके उसने जलियांवाला बाग में ऑर्डर दे दिया फायर। मैंने बताया कितने लोग मौजूद थे? 15 से 16 हज़ार लोग मौजूद थे। उसमें सबसे ज्यादा कौन थे? औरतें, बच्चे और बूढ़े, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत लोगों की डेथ हो गई। मैंने कहा कि लोगों ने अपने बच्चों को दीवारों से उस तरफ फेंकना शुरू कर दिया। ठीक, और दीवार काफी ऊंची थी, जो उधर गिरा पता नहीं बचा कि नहीं बचा। इसके बाद क्या हुआ? जनरल डायर पे कोई एक्शन हुआ? एक नाम के लिए एक्शन हुआ। हंटर कमेटी बनाई। हाँ सर, जॉन हंटर जो उसके हेड थे। हंटर कमेटी में क्या तय हुआ कि भाई जनरल डायर को कहाँ भेज दिया गया? लंदन भेज दिया गया। लंदन इंग्लैंड में ही है। हाँ, इंग्लैंड में ही है लंदन। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा दिल्ली भेज दिया गया, तो इंडिया में दिल्ली आता है। ठीक, तो जैसे मैंने कहा कि इसका ट्रांसफर जो ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ, उसके तहत जनरल डायर का ट्रांसफर कर दिया गया लंदन में। तो ये उसकी पनिशमेंट थी। सोचो, हंटर कमेटी के तहत। हंटर कमेटी क्यों बनी बताइए? हंटर कमेटी क्यों बनाई गई? जनरल डायर को पनिशमेंट के लिए बनाई गई थी ना, तो पनिशमेंट तो क्या मिली? इसका ट्रांसफर बढ़ गया, बड़ी पोस्ट पे वो लंदन चला। उधम सिंह वाला भी मैंने मैटर क्लियर किया था कि उधम सिंह ने जनरल डायर को, ये वाले जनरल डायर को नहीं मारा, तो दूसरा जनरल डायर। ठीक है, ये जनरल डायर, वो जनरल, ये अपनी मौत मरा, इसको किसी ने मारा नहीं था, ये अपनी से मरा था। तो जो हमारे यहाँ अक्सर आप सोशल मीडिया पे देखते हो, उधम सिंह एक नाम आता है कि भाई इसने अमृतसर का बदला लिया। यानी अगर मैं कहूँ जलियांवाले बाग का बदला लिया तो बिल्कुल गलत था। उधम सिंह ने कोई जलियांवाले बाग का बदला नहीं लिया। उन्होंने जिस जनरल डायर को मारा वो दूसरा जनरल डायर था। ये वाला जनरल डायर अपनी मौत मरा था। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया मिल वर्कर मूवमेंट। अब मैं बात कर रही हूँ रॉलेट एक्ट आपको समझ में आ गया, जलियांवाला बाग समझ में आ गया। अब इसी टाइम पे मूवमेंट होता है खिलाफत मूवमेंट। अब ये मूवमेंट कब होता है? 1990 वो टाइम जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, वर्साइलेस ट्रीटी साइन हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ सेंट्रल पावर था और एक तरफ अलायंस। एक तरफ कौन सा पावर था? सेंट्रल पावर, और एक तरफ अलायंस पावर था। अब देखो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, जर्मनी हार चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मनी के साथ ऑटोमन एम्पायर भी हार चुका। जर्मनी के साथ और कौन लड़ रहा था? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर उस्मानिया सल्तनत जिसे हम बोलते हैं। ठीक, तो उस्मानिया सल्तनत और जो जर्मनी था वो बुरी तरह से हार चुका था। और इंग्लैंड, या मैं जिसे कहूँ इंग्लैंड और फ्रांस ने ये तय किया कि भाई वॉर किसकी वजह से हुई? जर्मनी की वजह से। तो सारा नुकसान कौन भरेगा? जर्मनी भरेगा। तो ये तय किया गया
कि वर्सराय ट्रेडी में सिग्नेचर करवाई जाएगी कि जितना भी लॉस हुआ है उसका पेमेंट करेगा जर्मनी और जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर की आधे से ज़्यादा ज़मीनें ले ली जाएंगी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं 1990 में जो वर्सराय ट्रेडी साइन करते हैं उसमें ज़्यादातर ऑटोमन एम्पायर की ज़मीनें क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। कितने परसेंट? 50%। किसके हाथ में आ गया? इंग्लैंड के हाथ में आ गया। अब इंग्लैंड की कॉलोनी कौन है? इंडिया। इंग्लैंड की कॉलोनी कौन है? इंडिया। तो जब ऑटोमन एम्पायर की 50% जमीन इंग्लैंड के हाथ में आ गई तो बहुत सी मस्जिदें भी इंग्लैंड के हाथ में आ गई, जिससे इसने तोड़वा दिया। तो इंग्लैंड की कॉलोनी थी इंडिया और इंडिया में भी मुस्लिम्स थे। तो यहाँ पे ये मूवमेंट स्टार्ट किया शौकत अली मोहम्मद अली। शौकत अली मोहम्मद अली, ये दो ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स भी बोलते हैं, ठीक है। शौकत अली मोहम्मद अली दो भाइयों ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया 1919 में और लीडर बने इसके हमारे महात्मा गांधी। समझ में आया ये मूवमेंट कैसे कन्वर्ट हुआ, इंडिया में कैसे आया, या इंडिया में क्यों शुरू किया गया इस मूवमेंट को? तो बताइए क्यों शुरू किया गया इंडिया में? कॉलोनी थी ना इंडिया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो यहाँ पे भी तो थी, भले वो इंग्लैंड में थे उनकी लेकिन इंडिया में भी तो उनकी गवर्नमेंट थी और इंडिया में भी मुस्लिम्स थे, इसलिए और आज भी है। और इसीलिए यहाँ पे इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया कि ब्रिटिशर्स के कान में आवाज़ जाए कि हिंदुस्तान के मुसलमान चुप बैठने वाले नहीं है। देखो हिम्मत की दाद देनी पड़ी, सब कुछ रॉलेट एक्ट के बाद भी हो रहा है। तो हमारी आज़ादी इतनी आसान और इतनी, जैसे कह सकते हो ना कि बस मिल गई, चार लोगों ने ले ली, ऐसा नहीं। मैं यहाँ पे नहीं कहती कि गांधी जी की वजह से ही आज़ादी मिली। लीडर तब बनता है जब उसके पीछे भीड़ होती है। लीडर अकेले लीडर कभी नहीं बनता। गांधी जी अकेले चलते उनकी कौन सुनता? कोई नहीं सुनता। जब तक उसके पीछे भीड़ या पब्लिक नहीं चलेगी कोई लीडर कभी नहीं बनता। तो मैं यहाँ पे इस हिस्ट्री में मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि गांधी का बहुत बड़ा रोल तो है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि सिर्फ गांधी की वजह से आज़ादी मिली तो ऐसा नहीं है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सिर्फ बहुत से नाम है जिन्होंने अपनी जान, ठीक, गांधी जी भी उसमें आते हैं। मैं ये नहीं कह रही गांधी जी को मैं एकदम किनारे कर देती, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लीडरशिप निभाई तो उनके पीछे बहुत सी पब्लिक भी मौजूद थी। सिविल डिसऑर्डर अगर सक्सेसफुल रहा, नॉन कॉपरेशन अगर सक्सेसफुल रहा तो उसके पीछे पब्लिक भी थी, ठीक, कि लोगों ने गांधी जी के एक इशारे पे अपनी जॉब छोड़ दी। गांधी जी क्या कर लेते अगर लोग नौकरी नहीं छोड़ना चाहते, कॉलेज नहीं छोड़ना चाहते, तो इसके बाद जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम पढ़ेंगे। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक? खिलाफत मूवमेंट यहाँ तक एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। चंपारण मिल वर्कर, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट, ठीक। अब यहाँ पे देखो जब गांधी जी क्या बनते हैं, इस मूवमेंट के प्रेसिडेंट बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो वो ये तय करते हैं भाई कि इस मूवमेंट को सिर्फ मुस्लिम तक ही क्यों हम रखते हैं, बस मुसलमान इसमें शामिल हो, क्योंकि ये तो मस्जिद के लिए, हम इसको हिंदुओं के लिए भी क्यों नहीं कन्वर्ट करें? क्योंकि आज़ादी सिर्फ मुसलमान और सिर्फ हिंदू नहीं ले सकते। जब तक सब मिलेंगे नहीं आज़ादी हमें नहीं मिलेगी। गांधी जी को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर पता थी। जैसे मैं कहती हूँ किसी भी देश का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब वहाँ पे हर कास्ट, हर कम्युनिटी का बंदा आगे आए, हर जेंडर। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि फीमेल्स आगे बढ़े या सिर्फ मेल आगे बढ़े, दोनों को आगे बढ़ना होगा साथ में। क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर मैं गांधी नाम ले रही हूँ तो मैं सरोजिनी नायडू भी बोल रही हूँ, अगर मैं टीपू सुल्तान बोल रही हूँ तो मैं रानी लक्ष्मी बाई भी बोल रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों चीज याद रखना कि देश की आज़ादी में सिर्फ और सिर्फ मेल जेंडर का हाथ नहीं था, फीमेल्स का भी हाथ था। क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि गांधी तो हम साथ में बोलते हैं एनी बेसेंट, हम बोलते हैं सरोजिनी नायडू, हम बोलते हैं कस्तूरबा गांधी। समझ में आ रहा है ना? तो आज़ादी सिर्फ एक कंधों पे ही नहीं मिली है, आज़ादी इस पूरे देश ने मिलकर ली, हर इंसान ने। चाहे वो अगर मैं बोल रही हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद, तो उसके साथ मैं बोल रही हूँ अगर मैंने चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिया तो मैंने अब्दुल कलाम को भी बोला। अब APJ अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम, कौन जो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने, नाम याद आया कुछ? यस मैम, ठीक।
तो यहाँ पे हर कम्युनिटी ने आज़ादी मिलके ली। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। मैंने कहा गांधी ने क्या किया, इसको 1919 का खिलाफत मूवमेंट कन्वर्ट कर दिया 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन यानी कॉपरेट नहीं करना, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करना। यानी गवर्नमेंट जॉब क्या कर देनी है, रिजाइन कर देनी है, गवर्नमेंट स्कूल छोड़ देने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ देने हैं, ये सब क्या करना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रिजाइन कर दो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना छोड़ दो, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना छोड़ दो, गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप मिल रही है आपको वो भी छोड़ दो। यानी हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं चाहिए। ब्रिटिशर्स इतने से आए थे और हम इतने ज्यादा और हम पे वो रूल कर रहे थे, क्यों। अच्छा कभी एक चीज देखी है कि भेड़ को चराने वाला कोई एक इंसान होता है, हाँ, और भेड़ बहुत ज्यादा होती है, ठीक। तो लेकिन वो इंसान जहाँ जहाँ डायरेक्शन देता है वो भेड़ वैसी चलती जाती, जबकि भेड़ के पास नंबर ज्यादा है और वो एक इंसान के पीछे पीछे, क्योंकि उसके पास अपना दिमाग नहीं होता। हम इंडियंस की भी यही प्रॉब्लम थी, हम छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ के अपना अपना फायदा देख रहे थे। जैसे मैंने कहा मुझे फायदा हो गया, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई या मुझे कोई डायनेस्टी मिल गई, मैं उसी में खुश हूँ। बाद में बाकी भारत से मुझे कोई मतलब नहीं, जो हो रहा है हो, आज़ादी नहीं मिली कोई बात नहीं, ठीक। यही सब तो वजह थी कि 1857 का रिवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि ग्वालियर या अगर मैं कहूँ जो ग्वालियर के राज घराने थे वो किसका सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स का। उनको ये डर था कि अगर हम ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये हमसे हमारी डायनेस्टी ले लेंगे। तो जो हमारा हैशटैग राजघराना लगा है, कम से कम टैग कि मैं राजा हूँ, वो भले इतनी सी जगह का मैं राजा हूँ, लेकिन कम से कम हूँ तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, चली जाएगी मेरे यहाँ। तो इस वजह से अपने फायदे, छोटे छोटे फायदे के चक्कर में लोगों ने इंडिया का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। मैं कहती हूँ, मैं ब्रिटिशर्स को अगर बोलती हूँ कि वो 100% हम पे रूल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो 200% हम खुद रिस्पॉन्सिबल कि हमने उन्हें खुद पे रूल करने दिया। एक चीज़ याद रखो, कोई तुम पे जुल्म कर रहा है वो तो गलत है, लेकिन तुम बर्दाश्त कर रहे हो तुम उससे ज़्यादा गलत हो। समझ में आ रही ना ये बात। तो हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, और कितने साल तक एक्सेप्ट किया, 200 साल तक। 200 साल तक की गुलामी थी हमारी, 200 साल हम एक्सेप्ट करके बैठे रह गए। तो यहाँ पे यही चीज़ गांधी ने इस चीज़ को पकड़ा और समझा कि इनके पास अपने नंबर्स नहीं है, हमें क्या करना है, इनका सपोर्ट बंद करना। हमें स्कूल में एडमिशन नहीं लेना है, हमें इनके कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना, हमें इनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी। गवर्नमेंट जॉब का कहने का मतलब क्या है कि एडवोकेट नहीं होंगे हम इनके अंडर में, ठीक, पुलिस में हम नहीं जाएंगे। हम अगर बात करेंगे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ प्रिंसिपल नहीं होंगे, हम टीचर नहीं होंगे। तो जब इनके खुद के इंस्टीट्यूशन टूटने लगेंगे तो इन्हें यहाँ पे काम नहीं मिलेगा, या जिसे मैं कहूँ ये अपने आप को यहाँ पे स्टेबल करके नहीं रह पाएंगे। देखो ब्रिटिशर गवर्नमेंट ये तय कर रही थी कि एक क्लास की जॉब ब्रिटिशर्स को मिलेगी, एक क्लास यानी बड़ी जॉब जो है, जितनी बड़ी पोस्ट है तो किसको मिलेगी, ब्रिटिशर्स। लेकिन छोटी पोस्ट किसको मिलेगी, इंडियंस को। तो रिपोर्ट किसको करनी होती थी हमको, बड़ी पोस्ट वालों को हम रिपोर्ट करते हैं ना, जैसे आईएएस जो आईपीएस थे उस टाइम के, या जो डीएम थे, कलेक्टर थे, उनको रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये तय हुआ कि जितनी छोटी पोस्ट है उनको खाली कर दो, सब नौकरी छोड़ दो। इसी मूवमेंट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी जॉब छोड़ दी, मुंशी प्रेमचंद्र ने अपनी नौकरी छोड़ दी, बहुत से जयशंकर प्रसाद ने अपनी नौकरी छोड़ दी। हिंदी में पढ़ते हो ना तुम ये नाम, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक। मोतीलाल नेहरू कौन है, जवाहरलाल नेहरू के फादर है, इन्होंने छोड़ दी जॉब। तो ये बहुत बड़े बड़े नाम जो आगे चल के हम जिन्हें पढ़ते हैं, ये लोग इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सामने आते हैं। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। अब कल हम पढ़ेंगे कि इस मूवमेंट को कैसे वापस लिया गया, चौरी चौरा का।